हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं। अभी हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके ऑलरेडी दो लेक्चर्स हम कर चुके हैं। एक हम कर चुके हैं किरचॉफ्स लॉ के ऊपर और एक हम कर चुके हैं थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर। तो वो आप जाके देख सकते हैं और इस प्लेलिस्ट आपके पास इसी चैनल पे जाके मिल जाएगी। ओके, अच्छा, अब आप आगे बढ़ते हैं। अब हम आज कर रहे हैं डिस्कस ईएमएफ ऑफ अ सेल। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इजी बहुत है, पर एग्जाम में अक्सर इसका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा, चाहे वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से हो या सिर्फ एक नॉर्मल ईएमएफ का क्वेश्चन हो, इज इक्वल टू कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी वाला। तो मैं दोनों डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ईएमएफ ऑफ अ सेल। ठीक है, ईएमएफ ऑफ अ सेल। ठीक है, क्या होता है सेल का ईएमएफ? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, सब विजिबल है? हाँ ठीक है सर, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। ठीक है, ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो जब हम बात करें ईएमएफ ऑफ अ सेल की, सबसे पहले हम जानते हैं कि ईएमएफ होता ही क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि ये आपका एक सेल है, सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल ये दो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं और उसके बाहर पे हमारा कोई भी एक्सटर्नल सर्किट लगा हुआ है, उसमें कोई लोड लगा हुआ है, जो भी है। ठीक है, अच्छा, ये जो सेल के अंदर जो पोटेंशियल होता है इसको कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, वैसे तो बहुत डिटेल में अगर आप लेक्चर में जाएंगे इसमें तो काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा, मैं अगर डिटेल में पढ़ाऊंगा तो, पर भी बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। इसको कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल स्मॉल वी। और जितना पोटेंशियल डिफरेंस हमारे टर्मिनल्स के अक्रॉस होता है, ठीक है, ये जो टर्मिनल्स लगे ना इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है, इनको हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, इसे हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। अच्छा, अब सुनो, जब इन दोनों को हम आपस में मिला दें तो हमारा बनता है ईएमएफ ऑफ अ सेल। या अगर मैं थोड़ा सा इलाबोरेटेड फॉर्म में जाऊं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि देखो, अगर कोई भी चार्ज है तो अगर उस चार्ज को इस सेल के अंदर घुमाना है और उस चार्ज को सेल के बाहर पूरे एक्सटर्नल सर्किट में भी घुमाना है, तो ऐसा करने के लिए आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज को घुमाने के लिए। और उस वर्क डन करने के लिए जो हमें जो वर्क डन करना पड़ता है, या कहें जो एक कंटिन्यूअस फोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है उस चार्ज को मूव करने के लिए, उसी को कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, यानी कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज थ्रू आउट द सर्किट। ठीक है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बात समझ में आई? अच्छा, तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका पूरे को मिला के लिखना चाहूं तो अगर पूरे कॉम्बिनेशन का ईएमएफ कैपिटल ई है, ठीक है, ईएमएफ को चलो मैं कह दूं, तो वो हमेशा सम होता है किसका? टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप का, हमेशा इसका सम होता है ये ईएमएफ। यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो ईएमएफ है दैट इज इक्वल टू कैपिटल वी टर्मिनल वोल्टेज प्लस स्मॉल वी वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, अच्छा लिखा नहीं, वोल्टेज ड्रॉप। ओके, टर्मिनल वोल्टेज एंड वोल्टेज ड्रॉप, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है टर्मिनल वोल्टेज जो है वो बाहर के लिए है, यानी कि अगर आप इसको खोल के लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो V है टर्मिनल वोल्टेज, उसको हम लिख सकते हैं करंट इनटू कैपिटल R। कैपिटल R का मतलब है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जितना भी होगा, एक्सटर्नल टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ स्मॉल v मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप है उसके लिए जगह लिखते हैं I इंटू स्मॉल r। स्मॉल r का मतलब है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, तो आर स्मॉल आर हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस और कैपिटल आर क्या हो गया? रेजिस्टेंस थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। अब उसमें चाहे जितने भी लगे हो, सीरीज में, पैरेलल में, जो भी टोटल रेजिस्टेंस निकल के आएगा एक्सटर्नल सर्किट का, वो हमारा कैपिटल आर हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हो कि इसको, ये है रेजिस्टेंस थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब ये वैल्यू जरा यहाँ पे रखते हैं, है ना। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ईएमएफ विल बी इक्वल टू, देखो V की जगह रखा I इंटू कैपिटल आर और स्मॉल v की जगह रखा I इंटू स्मॉल आर। और जब दोनों में से हमने I कॉमन ले लिया तो क्या बचा? I कॉमन लेते साथ ही कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये हमारा ईएमएफ का एक फॉर्मूला हो गया। या इसी को थोड़ा सा अगर मैं इलाबरेट फॉर्म में लिखूं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ईएमएफ जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू, क्या हो रहा है? करंट, ऐसा लग रहा है करंट इनटू ये तो टोटल रेजिस्टेंस ही तो हुआ,
एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस का सर्किट, यानी कि करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। तो ये भी हमारे पास, अगर आप इतना याद रखोगे ना कि ये हमारे पास ईएमएफ जो होता है वो करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस होता है, तो सारे क्वेश्चंस करने में आपको बहुत आसानी होने वाली है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये डिस्कस करें कि फॉर एग्जांपल कोई हमें बोले कि अगर बहुत सारे सेल्स को आपस में कंबाइन कर दिया जाए तब क्या होगा, ठीक है। तो अगर बहुत सारे सेल्स को आपस में कंबाइन कर दिया जाए तो देखो दो ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो हो सकता है सीरीज कॉम्बिनेशन या हो सकता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज का मतलब क्या है कि मान लो अगर आपने ऐसे करके, ये मान लो एक सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, आपने ऐसे करके कंबाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल इसका ईएमएफ E1 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका ईएमएफ E2 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका ईएमएफ E3 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है, ठीक है। अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन को आप सिंप्लीफाई करोगे ना, तो जो आपका नेट ईएमएफ होगा वो आएगा आपका सीधा सीधा इन सबको प्लस करके, which is E1 plus E2 plus E3 and so on, ठीक है। सबको आप ऐड कर दो एज इट इज, बात खत्म। अगर सबका ईएमएफ सेम है तो सबको n से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 अगर सेल है तो 3 इंटू ई, 3 हो जाएगा, है ना। और जो रेजिस्टेंस है वो भी आपको पता है कि सीरीज में सबके सब रेजिस्टेंस जो है वो ऐड होते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, ऐसे करके आपका रेजिस्टेंसेस भी ऐड हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के लिए जहां पे बहुत सारे सेल्स लगे हो सीरीज में। एक बात याद रखने की है कि अगर इनमें से कोई भी सेल उल्टा लगा है, उल्टा लगा होने का मतलब है उसकी पोलैरिटी रिवर्स कर दी गई है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव चल रहे हैं, और इनमें से कोई पलट दे, मान लो इसको नेगेटिव कर दे और इसको पॉजिटिव कर दे। अगर आप किसी की पोलैरिटी को रिवर्स कर दे, मान लो इसको नेगेटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया, तो खाली उसका साइन चेंज कर देना है और कुछ नहीं, मतलब यहाँ प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं। बात समझ में आ रही है? वेरी इजी। उसके बाद अगर हम कभी सेल्स को पैरेलल में लगाएं, फॉर एग्जांपल आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा दिखेगा, ये रही बैटरी, ये रहा इंटरनल रेजिस्टेंस, ये रहा सेल, ये रहा इंटरनल रेजिस्टेंस, ये रहा सेल, ये रहा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर कभी ऐसे लगे हुए हो तब वहां पे आप क्या करेंगे, मान लेते हैं इसका वही सेम, इसका ईएमएफ E1 रेजिस्टेंस R1, ईएमएफ E2 रेजिस्टेंस R2, ईएमएफ E3 रेजिस्टेंस R3। अगर आप इन सबको आपस में ऐड करोगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या बनेगा, देखो रिजल्ट बनेगा कि जो नेट ईएमएफ होगा उसे निकालने का फॉर्मूला हमारे पास कुछ ऐसा होता है, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 एंड सो ऑन, अपॉन सबका सम रेजिस्टेंसेस का 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। तो ये तो हमारा ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला हो गया। और अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर दो, और सारे रेजिस्टेंस को ऐड करके क्या बन जाएगा, 1 अपॉन R नेट, 1 अपॉन R नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। सारे रेजिस्टेंस को ऐड करके नेट रेजिस्टेंस ऐसे निकल जाएगा। बात समझ में आई? इसका क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूं क्योंकि बहुत इजी है, एग्जाम में जब आएगा तो सीधा पैरेलल या सीरीज दिया हुआ होगा, आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक क्वेश्चन इसका डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि एग्जाम में ये वाला टॉपिक का क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, तो इसका एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। तब तक आप इसे नोट करो, कुछ दिक्कत है तो मुझे बताओ। वैसे तो दिक्कत कुछ नहीं है, सब दिख रहा है, हाँ सब बढ़िया दिख रहा है, देख लो। मैं स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। ओके, तो क्वेश्चन है इसी का, देखो हमारे पास क्या स्टोरेज बैटरी ऑफ 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज चार्ज्ड बाय 120 वोल्ट डीसी सप्लाई, 120 वोल्ट डीसी सप्लाई using a series resistor of 15.5 ohm, calculate the terminal voltage of the battery। ठीक है, तो बेसिकली हमें एक बोला है कि एक बैटरी है जो कि 8 वोल्ट की है, उसको 120 वोल्ट के डीसी सप्लाई से चार्ज किया जा रहा है, और उसके बाद उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे लगा है सर्किट में 15.5 ओम का, और जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 0.5 ओम।
हमें निकालना है कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी बैटरी की। अच्छा, पहले इसका जरा सर्किट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, वो कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि हमेशा सर्किट डायग्राम ना हमें हेल्प करता है। तो अगर मैं इसका सर्किट डायग्राम बनाऊंगा तो शायद वो ऐसा बोल रहा है कि एक बैटरी है, तो लेट अस से मैं बोल देता हूँ एक बैटरी है 8 वोल्ट की, ठीक है, तो ये 8 वोल्ट की बैटरी है और इसी में एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। कितना इंटरनल रेजिस्टेंस? 0.5 ओम का, ठीक है, तो ये 0.5 ओम का रेजिस्टेंस है, मतलब बेसिकली ये पूरी की पूरी यहाँ पे से यहाँ तक ये बैटरी एक है। उसके बाद बोला है चार्ज बाय डीसी सप्लाई, तो डीसी सप्लाई से चार्ज किया गया है, तो डीसी सप्लाई को हम कुछ ऐसे बनाते हैं, है ना, आई होप आपको ये बात पता होगी। डीसी सप्लाई को हम ऐसे बनाते हैं, तो ये बोल रहा है कि 120 वोल्ट का डीसी सप्लाई है, ठीक है। उसके बाद इसको बोला है कि सीरीज रेजिस्टर भी लगाया हुआ है, तो कहीं भी लगाते हैं सीरीज रेजिस्टर, लो ये लगा दिया मैंने एक सीरीज रेजिस्टर और ये सर्किट हो गया कंप्लीट। सीरीज रेजिस्टर कितना है? 15.5 ओम का सीरीज रजिस्टर है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब बोल रहा है कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है? टर्मिनल वोल्टेज। अब एक बात ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से देखो, क्योंकि इस बैटरी को इस वाले डीसी सोर्स से यहाँ पे आपको चार्ज किया जा रहा है, ठीक है, ये आपकी डीसी सप्लाई है। तो जब भी डीसी सप्लाई से किसी चीज को चार्ज किया जाता है ना, तो यहां से जो करंट निकल रहा होता है उस करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है बैटरी से। ये हमेशा याद रखना है, वरना बच्चे ये अक्सर गड़बड़ कर देते हैं कि जब भी किसी चीज को चार्ज किया जाता है, बैटरी को चार्ज किया जाता है डीसी सप्लाई के सोर्स से, तो वहां पे बैटरी जो है वो नेगेटिव होती है, या कहें टर्मिनल वोल्टेज जो है उसको नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। यानी कि अभी आपने पीछे पढ़ा था कि फॉर्मूला जो होता है टर्मिनल वोल्टेज और इन सबके बीच में, तो आपने पढ़ा कि ईएमएफ जो होता है दैट इज कैपिटल वी टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप वी। तो लेकिन यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि जो टर्मिनल वोल्टेज वी हो जाएगी वो हो जाएगी ई, देखो ई माइनस वी होना चाहिए कायदे में, लेकिन यह माइनस का जो वी है वो ऑलरेडी माइनस में है, मतलब ये माइनस माइनस, देखो ये तो जाके इधर पहले माइनस में होगा, लेकिन वहां पे हमें मानना है कि जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है वो ऑलरेडी नेगेटिव होता है जब आप उसको चार्ज करते हो। तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? V इज इक्वल टू ई प्लस, अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो कितना हो जाएगा? I इंटू स्मॉल आर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा इस केस के लिए। वैसे जनरली क्या होता है? ये E माइनस आई आर होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ बैटरी जो है वो चार्ज की जा रही है यूजिंग अ डीसी वोल्ट सप्लाई, तो यहाँ पे यहाँ पे उसके साइन को हम नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, अल्टीमेटली सबसे पहले तो जरा करंट निकालते हैं कि सर्किट में करंट कितना है। तो भैया अगर सर्किट में करंट लगाना है, निकालना है, तो भाई सर्किट में करंट निकालने के लिए तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि ईएमएफ इज इक्वल टू करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हमारे पास ऑफकोर्स एक बैटरी है, तो मतलब नेट ईएमएफ निकालना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से मुझे लगाना पड़ेगा नेट ईएमएफ इज इक्वल टू करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि स्मॉल आर है ना। तो बेसिकली ये हो जाएगा, तो यहां से करंट निकालेंगे तो करंट का फॉर्मूला क्या बन रहा है? ई नेट अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। मतलब इसको आगे मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो आई इज इक्वल टू, अब ई नेट चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है ई नेट निकालना है, बड़े में छोटे को माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 120 वोल्ट माइनस 8 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 15.5। भाई रेजिस्टेंस कभी माइनस नहीं हो सकते भाई, रेजिस्टेंस तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड है ना, वो तो हमेशा ऐड ही होगा भाई, रेजिस्टेंस तो हमेशा ऐड ही होगा। तो इनको अगर आप ऐड करोगे तो अल्टीमेटली आप कहां पहुंच रहे हो? करंट इज इक्वल टू 180 माइनस 8 इज 112 अपॉन दिस इज 16। तो 16 के टेबल में कितनी बार में जाता है ये? तो जैसे कि मैं कर पा रहा हूं, तो 4 4 जा 4 2 जा 8 4 8 जा 32, तो ये हो गया 7। तो बेसिकली करंट कितना आ रहा है हमारा? करंट आ रहा है 7 एम्पियर। करंट कितना आ गया? 7 एम्पियर करंट हो गया इस पूरे सर्किट के अंदर। अब करंट आ ही चुका है तो आगे बढ़ते हैं। भाई आगे बढ़ेंगे तो हमें निकालना तो ये है ना, हमें ये निकालना है ना, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो फॉर टर्मिनल वोल्टेज हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? फॉर टर्मिनल वोल्टेज हमारा फॉर्मूला क्या हो गया टर्मिनल वोल्टेज का? V इज इक्वल टू E प्लस आई इंटू आर, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, ईएमएफ कितना निकाला हमने? अच्छा, ईएमएफ तो हमें दिया हुआ था, तो ईएमएफ को सिंप्लीफाई कर लो और वैल्यू रखो। करंट हमें 7 एम्पियर दे ही रखा है, हमें सिंप्लीफाई करना है, अल्टीमेटली यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो ईएमएफ तो इसी का लेंगे ना बैटरी का, तो बैटरी का ईएमएफ कितना हो गया? 8 वोल्ट प्लस
करंट कितना हो गया 7 एम्पियर इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का कितना हुआ 0.5, तो 7 इंटू 0.5 कितना हुआ 7 5 35, तो कितना हो गया 8 प्लस 3.5, तो 3.5 को ऐड किया तो कितना हो गया अल्टीमेटली 11.5 वोल्ट। तो ये हमारी हो गई टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू। सो टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस दी बैटरी इज 11.5 वोल्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पे डीसी वोल्टेज सप्लाई से चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आपका हर न्यूमेरिकल जो है ऐसा वाला इस फॉर्मूले से हो जाएगा, करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस, या फिर ये भी हमेशा एक्सेप्टेबल है टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, सो तब तक के लिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। पढ़ाई करते रहिए। इसमें कोई और टॉपिक अगर आपको लगता है जिसके न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।